हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 14 और 15 अप्रैल 2023 के दोनों वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, कुछ दिनों मैं एक दो दिनों से थोड़ा परेशान हूं दोस्तों, ठीक है, इसीलिए आपको डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। इसलिए 2 दिन का वीडियो मैंने आज डाला है और कल से ये रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार करंट अफेयर्स का 14 से 15 अप्रैल का ये करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों डेली आता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीपीएससी और बिहार के किसी भी एग्जाम में कल सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डेली बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के 6 पेपरों का निचोड़ आपको डेली मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बिहार के विश्वविद्यालयों में 2023 से स्नातक कोर्स कितने साल का हो जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों में 2023 से स्नातक कोर्स की अवधि जो 3 साल थी उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने बिहार के विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर 4 वर्षीय स्नातक की शुरुआत 2023-27 से शुरू करने की घोषणा की है। बिहार के प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। उदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नालंदा में तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कुषाण वंश के शासकों ने की थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है? तो ये दोस्तों शेखपुरा जिला है। ये नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर पूर्णिया का है, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का कोई भी जिला नहीं शामिल है। तो नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का जो है बिहार का जो शेखपुरा जिला वो प्रथम स्थान पर आया है तथा पूर्णिया जिला दूसरे स्थान पर है। देश के पिछड़े जिलों के विकास की मुख्य धारा में लाने और उन्हें विकसित जिला बनाने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है। पूरे देश में 2018 से योजना संचालित है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश के 112 पिछड़े जिलों में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। प्रत्येक माह इनकी रैंकिंग की जाती है। शेखपुरा जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जिला है। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं: मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, ठीक है। इसका मुख्यालय बेगूसराय में है। शेखपुरा का गठन जो है 31 जुलाई 1994 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल 689 वर्ग किलोमीटर है। इसकी नदी जो है गंगा, मोहाने, हरोहर, क्यूल, सकरी यहाँ पर नदी है मुंगेर में। ठीक है दोस्तों, शेखपुरा में जनसंख्या यहाँ की 6,36,342 है। घनत्व 924 है। लिंगानुपात 930 है। शिक्षा दर 63.86 है परसेंटेज। जनसंख्या में बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। माडर गांव बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थली इसी जिले में है। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश पारित किया गया था जिसके माध्यम से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। नीति आयोग की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यानी भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पद अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के अलावा नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नीति आयोग में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसकी नियुक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। श्री सुमन बेरी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। श्री B.R. सुब्रमण्यम ने 25/2/2023 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 850 थानों में से कितने थानों में दमकल वाहन उपस्थित है? देखिए दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार गर्मी के मौसमों में एक सर्वे किया गया जिसके आधार पर पाया गया कि बिहार के 850 थानों में से केवल 500 थानों में ही दमकल वाहन हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के सभी दिव्यांग बच्चों को 30 जून 2023 तक अभियान चलाकर शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ देने का घोषणा किया है। पूरे प्रदेश में दिव्यांग बच्चे आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे। बिहार के समाज कल्याण मंत्री वर्तमान में अभी कौन है? तो ये मदन सहनी है दोस्तों, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चों को अभियान चलाकर जो है उनको योजनाओं का लाभ दिया जाएगा तथा उनको आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है तथा 2023 के अंत तक 2 लाख शिक्षकों की बहाली की भी घोषणा की है। शिक्षकों की बहाली नई नियमावली के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग लेगा। नए शिक्षक राज्य के अस्थायी कर्मचारी होंगे। मुख्यमंत्री ने टोला सेवकों, तालीमी मरकज तथा विकास मित्रों के भी वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के अगर शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो दोस्तों वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस एक समान हो जाएगा। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति की बैठक हुई है। इसके लिए इस कमेटी में ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, उसके कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह भाग लिए थे। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के सी सिन्हा भाग लिए थे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी वो भाग लिए थे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, उसके कुलपति गिरीश कुमार चौधरी भाग लिए थे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी भी इसमें भाग लिए थे जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक निबंधित नावें संचालित है? देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने नई नौचालन नीति लॉन्च की थी, ठीक है। उसी के आधार पर दोस्तों यह रिपोर्ट आया है कि सबसे ज़्यादा निबंधित जो नावें हैं बिहार में वो कटिहार जिले में हैं। बिहार राज्य में नावों की परिचालन मॉनिटरिंग को सख्त किया जाएगा। राज्य भर के चिन्हित घाटों की संख्या 1430 है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 7694 निबंधित नावें हैं। सबसे अधिक कटिहार में 1307 निबंधित नावें हैं। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। कटिहार जिला पूर्णिया प्रमंडल में आता है। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ठीक है। कटिहार की स्थापना 2 अक्टूबर 1973 को हुई थी। क्षेत्रफल 3057 वर्ग किलोमीटर है। नदी महानंदा, गंगा, कमला यहाँ पे बहती है। जनसंख्या 30,71,029 है। घनत्व 1005 है। लिंग अनुपात 19 है। साक्षरता दर से 52.24% है। यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल है। त्रिमोहनी संगमर पर बना पर्यटनों के लिए एक पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत कुर्सेला प्रखंड के कटरिया गाँव के 31 से रास्ता त्रिमोहनी की ओर जाता है। प्रकृति की अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है जिसमें प्रमुख रूप से गंगा और कोसी का मिलन है। त्रिमोहनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा का संगम है। गंगा नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहनी संगम भी उनमें से एक है। बिहार के कटिहार जिले में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की याद में गुरुद्वारा स्थापित किया गया है। सन 1666 में गुरु जी यहाँ के कांत नगर में पधारे थे। इस गुरुद्वारे में गुरु से जुड़ी कई अनमोल धरोहर आज भी सुरक्षित है। लक्ष्मीपुर सी बाहुल्य गाँव है सिख, और वह यहाँ पर प्रत्येक वर्ष गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर प्रमुख पर्यटक स्थल में गोगा बील झील भी है। यह खूबसूरत विशाल झील प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। पूरे वर्ष यहाँ पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखी जा सकती है और खासकर नवंबर से फरवरी के महीनों में रूस से पक्षी प्रवास के लिए आती है। राजहंस, लालसर इत्यादि पक्षी कल्याणी झील में पाई जाती है। यहाँ पर कल्याणी झील झौवा रेलवे स्टेशन के उत्तर से 5 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणी झील स्थित है। कटिहार में प्रत्येक वर्ष माघ मास की पूर्णिमा तिथि के अवसर पर काफी संख्या में लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 25,000 कोरोना टीकों की खरीद की है। बिहार के सभी जिलों में कब से कोरोना टीकाकरण शुरू किया जा रहा था? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने अपने पैसे से कोरोना टीकों की 25,000 कोरोना टीकों को खरीदा है और जो बिहार सभी जिलों में 17 अप्रैल 2023 से कोरोना टीकाकरण शुरू कर रहा है। बिहार में एक्यूट इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम की रोकथाम के लिए किसकी मदद ली जाएगी? तो देखिए दोस्तों, एक्यूट इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम जिसको एईएस शॉर्ट में कहा जाता है, इसकी रोकथाम की मदद के लिए जीविका दीदियों का मदद लिया जाएगा। जीविका दीदियाँ घूम घूम कर लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करेंगे। बिहार में एक्यूट इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम के रोकथाम के लिए जीविका दीदियों की मदद ली जाएगी। आशा आंगनबाड़ी सेविका प्रभावित इलाकों में जाकर ओआरएस और पैरासीटामोल सिरप बांटेगी। बिहार के 12 जिलों में एईएस का प्रकोप है। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की रोकथाम जीविका दीदियों की मदद ली जाएगी। जीविका दीदी संबंधित इलाकों में जाकर लोगों को बताएगी कि कैसे वे अपने बच्चों को बीमारी से बचा सकते हैं। जापानी एन्फेसिलाइटिस सहित एक्यूट इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम कई अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रासायनिक विषाक्त पदार्थों आदि कारण नैदानिक रूप से समान न्यूरोलॉजिकल अभिव्यक्ति का एक समूह है। एक्यूट इन्फेसिलाइटिस सिंड्रोम मुख्य रूप से 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। भारत में एईएस के स्थानिक क्षेत्र बिहार, असम, पूर्वी यूपी और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनमें से कुछ क्षेत्र तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य किसानों के घर तक फसलों का बीज पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बिहार है दोस्तों। बिहार कृषि विभाग ने 15 जून 2023 तक खरीफ फसलों का बीज बिहार के हर किसान के घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2022 में 1 लाख किसानों को घर बीज पहुंचाया गया था। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं।
बिहार के शिक्षा विभाग ने निजी विश्वविद्यालयों को भी शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने का आदेश दे दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। बिहार में जातीय गणना का दूसरा चरण कब से शुरू हो रहा है? तो देखिए 15 अप्रैल 2023 से जातीय गणना का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। भारत में जातीय गणना का दूसरा फेज शनिवार यानी 15 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जातीय गणना के साथ इसका शुभारंभ हो रहा है। यह गणना बिहार के सभी जिलों में 15 मई तक चलेगी। इसमें 3.5 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक लोगों के घर जा जाकर उनकी जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय और आय संबंधित कई जानकारी जुटाएंगे। लोगों से कुल 17 सवाल पूछे जाएंगे। इन 17 सवाल में परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आवासीय स्थिति, कंप्यूटर, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, मासिक आय संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जातीय गणना की मॉनिटरिंग हर जिले के जिलाधिकारी कर रहे हैं। उन्हें इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे। बिहार के 7 जिलों में बन रहे जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? देखिए बिहार के 7 जिलों में जलाशय डिवीजन बनाया जा रहा है। इसका मुख्यालय मुंगेर में होगा। बिहार के दक्षिणी हिस्से में ही जलाशय स्थित है, जिसके प्रबंधन के लिए बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत जलाशय डिवीजन बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय मुंगेर में होगा। यह जलाशय डिवीजन जो है बांका, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, भभुआ, शेखपुरा में शामिल है। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की क्लाइमेट बजट में बिहार की किस परियोजना की प्रशंसा की गई है? तो देखिए राजस्थान के उदयपुर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की क्लाइमेट बजट में बिहार की जल जीवन हरियाली योजना का प्रशंसा की गई है। बिहार सरकार ने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल और प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के लिए जल जीवन योजना को शुभारंभ किया था। बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 26/10/2019 को 26 अक्टूबर 2019 जल जीवन हरियाली योजना को शुरू किया गया था। बिहार के कितने शहरों में अग्निशाम भवन बनाया जा रहा है? देखिए दोस्तों बिहार के 19 भवनों में अग्निशाम भवन बनाया जा रहा है। ठीक है। बिहार के आयुष अस्पतालों में कितने तरह की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं मुफ्त दी जाएगी? तो बिहार के आयुष अस्पतालों में 283 तरह की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं मुफ्त दी जाएगी। अभी बिहार के अस्पतालों में 611 तरह की जो है दवाएं मुफ्त दी जाती हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो देखिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए बिहार सरकार ने 603 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस अभियान के तहत 1.66 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाना तथा बिहार को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त का बनाने का लक्ष्य रखा गया था। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं। पटना की रहने वाली एमबीबीएस की किस छात्रा ने आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में 11 गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हुमा जाफर है दोस्तों। ये एमबीबीएस की छात्रा हैं। इन्होंने आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में 11 गोल्ड मेडल जीता है हुमा जाफर ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया? देखिए 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर की जयंती का अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर उनकी 125 फीट प्रतिमा का अनावरण किया। 132वीं होगी दोस्तों, 133वीं नहीं। इस प्रतिमा को रामवंजी सुतार ने बनाया है। ठीक है। तेलंगाना के राज्यपाल जो है तमिलसाई सुंदरराजन हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? तो ये युवा पहलवान 19 वर्षीय अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। 19 साल के अमन सहरावत का कमाल एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को दिलाया पहला गोल्ड। अमन सहरावत ने सीनियर स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को 57 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के अलमाज समान बेकेव को हराकर भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में टाइम मैगजीन लिस्ट 2023 की लिस्ट में कितने भारतीयों ने जगह बनाई है? तो 4 भारतीयों को टाइम मैगजीन लिस्ट 2023 के प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका की लिस्ट में अभिनेता शाहरुख खान, निर्देशक RRR के निर्देशक SS राजमौली के साथ साथ भारतीय अभिरेखी लेखक सलमान रशीद का भी जिक्र किया गया। इसके साथ टीवी होस्ट एवं जज पद्मा लक्ष्मी का भी इसमें नाम है। टाइम मैगजीन में खास जगह बनाने वाले एलन मस्क और अभी मौजूद समय में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति 188.5 अरब डॉलर है। ये टेस्ला और ट्विटर के CEO भी हैं और अपने ट्वीट और फैसलों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस पत्रिका ने 2023 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की, जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान, फिल्म निर्देशक SS राजमौली, लेखक सलमान रुश्दी, टेलीविजन प्रेजेंटेटर पद्मा लक्ष्मी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, किंग चार्ल्स, सीरिया में जन्मी तैराक और सोशल वर्कर सारा मर्दीनी, यूसरा मर्दीनी, मॉडल बेला हदीद, अरबपति एलन मस्क और ट्विटर एक्टर बेयोंसे भी शामिल हैं।
भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। आरआरआई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इस मैरीटाइम कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में क्वांटम प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के बेंगलुरु में स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने 1948 में की थी। भारतीय नौसेना का प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग लिस्ट से जोड़ दिया। अब इन्हें इसके तहत आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए फैसला लिया है। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को मार्च में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर देश ने दोस्तों क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल की है। सेंट्रल अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल की है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटफिनिक्स अल सल्वाडोर में आधारित आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने पहली क्रिप्टो करेंसी बन गई है। यह लाइसेंस बिटफिनिक्स को देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार देश में क्रिप्टो संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति देगा। अल सल्वाडोर 2021 में बिटकॉइन को भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो है देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे कम संपत्ति वाली जो बनी है वो ममता बनर्जी है, जिनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। भारतीय महिला रेसलर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 रजत 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। मार्च महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो हेनरिट इस्तिमुएन रवांडा ने जीता है दोस्तों। ठीक है, और मेंस प्लेयर जो है साकिब अल हसन है बांग्लादेश के। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो देखिए, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है दोस्तों किसने बनाया है? तो कसिगो रबाडा जो है ये पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बनाया है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है, असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चांगसारी में आयोजित एक समारोह में गुवाहाटी एम्स राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने नलबाड़ी, नगांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। यह उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स है। साथ ही उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी है। प्रधानमंत्री ने असम के 1.1 करोड़ लाभार्थियों को औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण भी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज 132 किलोमीटर टीका बूजी नोवा सुफाला रोड परियोजना के हिस्से में बनाया गया है। ठीक है, मोजाम्बिक की राजधानी मापुते और यहाँ की मुद्रा मोजाम्बिकन है, मेटकिल है। बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंध फिर से शुरू किए हैं? तो देखिए, बहरीन ने कतर के साथ अपने राजनीतिक संबंध फिर से शुरू किए हैं। अरब देशों का बहिष्कार हटाए जाने के 2 साल बाद कतर और बहरीन ने अपने राजनीतिक संबंधों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। बहरीन को छोड़कर जनवरी 2021 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र ने कतर के 3.5 साल के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। सऊदी अरब की राजधानी में आयोजित एक बैठक के दौरान दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई है। बहरीन पश्चिमी एशिया में स्थित एक द्वीप देश है। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका की मदद के लिए भारत, जापान और फ्रांस ने एक आर्थिक मदद का एक साझा मंच लॉन्च किया है। नेशनल अवार्ड विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो उत्तरा बावकर जो नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेत्री थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 12 अप्रैल 2023 को इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर रोम की यात्रा पर थे। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए, श्री गोयल द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने हेतु इटली सरकार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से मुलाकात की है। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए भारत इटली व्यापार और आर्थिक साझेदारी का लाभ उठाने के संबंधों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। 2 मार्च 2023 को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की भारत की राजकीय यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के तहत लाने का प्रयास किया गया था। तजानी ने अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि आदि रणनीतिक क्षेत्रों में एक संयुक्त कार्य समूह के गठन का सुझाव दिया ताकि इन क्षेत्रों में होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति से अवगत रहा जा सके। भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। श्री गोयल ने भारत यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। दोनों मंत्रियों ने एक मुक्त, संतुलन और निष्पक्ष मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को रेखांकित किया और आशा व्यक्त की कि शीघ्र ही संपन्न किया जाएगा। ठीक है, इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति सर्जियो मतारेला हैं, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ सदस्य समूहों, एससीओ सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ एससीओ सदस्य राज्यों के बीच सभ्यतागत संवाद विषय पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन युवा लेखकों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 अप्रैल 2023 को कहां संपन्न हुआ? तो देखिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के युवा लेखकों का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 13 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ है। विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने 13 अप्रैल को एससीओ युवा लेखकों के सम्मेलन के समारोह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के लीला पैलेस में आयोजित किया गया था। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। सचिवालय बीजिंग है। ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यकारी समिति है। 1 वर्ष पश्चात सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के माध्यम से इसकी अध्यक्षता की जाती है। उत्पत्ति इसके 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 के सदस्य थे। अभी इसके तहत कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा आयोजित 13वें प्रबंध भारत पुरस्कार समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को 13वें प्रबंध भारत पुरस्कार समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए। इसके साथ साथ दोस्तों, भुगतान निगम को भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करता है। इनको वर्ष का उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राहुल कंवल इंडिया टुडे और आज तक के समाचार निदेशक और बिजनेस टुडे के कार्यकारी निदेशक को उसी समारोह में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया का पुरस्कार मिला है राहुल कंवल को। ठीक है, टाटा स्टील के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन को समारोह में AIMA GRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड भी प्रदान किया गया है। एबीबी इंडिया ने MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो याद रखिए इन सब चीजों को। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शहर के गंभीर कृतंक मुद्दे से निपटने के लिए किसने अपना पहला रैट जार नियुक्त किया है? तो देखिए दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार चूहों से निपटने के लिए रैट जार की नियुक्ति की गई है। ठीक है, वो पहली रैट जार जो है कैथलीन कोराडी बनी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 13 से 19 अप्रैल 2023 तक संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां होगा? तो मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों मुंबई में होने जा रहा है। ओरियन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ओरियन अभ्यास जो है फ्रांस में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना ओरियन अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस के मॉन्ट डे मॉर्सन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के वायुसेना बेस स्टेशन पहुंची है। ओरियन अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक किया जा रहा है। इस अभ्यास के लिए IMF की टुकड़ी में 4 राफेल विमान, 2 C-17 और 2 Tu-17 विमान तथा 165 वायु सैनिक शामिल किए गए हैं। IMF में शामिल हुए राफेल विमानों के लिए पहला विदेशी अभ्यास हो गया। इस अभ्यास में IMF और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अतिरिक्त जर्मन, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भी भाग ले रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है। 14 अप्रैल को गुवाहाटी के सूरजशाही स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के सामने असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन के दौरान कितने कलाकारों ने एक साथ प्रदर्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 11,000 कलाकारों ने एक साथ प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना दर्ज कराया है। 11,000 से अधिक लोक नर्तकों और ढोल वादकों ने बिहू नृत्य किया और एक ही स्थान पर धूलिया ढोल बजाया, जिससे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। प्रदर्शन ने एक ही स्थान पर सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि ढोल वादकों ने एक ही स्थान पर सबसे अधिक संख्या में ढोल वादकों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है। असम की सरकार ने प्रत्येक कलाकार के लिए 25,000 रुपए की सराहना की घोषणा की है।
असम का वन्य जीव अभयारण्य जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, असम का राजधानी इसकी दिसपुर है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। आधिकारिक पशु भारतीय गेंडा है। यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। 14 अप्रैल को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्ण रेड्डी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर हरी झंडी दिखाया गया है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बी आर अम्बेडकर के जीवन को प्रदर्शित करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ विकसित किया है। 8 दिवसीय दौरे के दौरान ट्रेन नई दिल्ली, महू, नागपुर, वाराणसी, सांची, सारनाथ, गया और राजगीर और नालंदा जैसे पवित्र बौद्ध स्थलों सहित शहरों को कवर करेगी। थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखे अपना देश के अनुरूप है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में उनकी 132वीं जयंती 14 अप्रैल 2023 को भारत में अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाई गई। वह एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री रहे और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनकी कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और उनका धर्म, शूद्र कौन थे, अछूत वो कौन थे और अछूत क्यों बने, किस बैंक ने द बैंकर टू एवरी इंडिया नामक एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया, तो एसबीआई ने दोस्तों एक द बैंकर टू एवरी इंडिया नामक एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। यह पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और एसबीआई के 200 वर्ष के इतिहास का जश्न मनाती है। यह भारत का सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंकों में से एक है। इसे 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1955 में भारत सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और यह भारतीय स्टेट बैंक बन गया। 14 अप्रैल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु महामारी को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जानवरों और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा करने वाले जूनोटिक रोगों पर ध्यान देने के साथ साथ पशु महामारी के लिए देश की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाना है। इस पहल से समुदाय पहुंच के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं, बुनियादी ढांचे, रोग निगरानी क्षमताओं और किसानों की जागरूकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। जूनोटिक रोगों के बारे में जान लीजिए। जूनोटिक रोग ऐसे संक्रमण है जो जानवरों से मनुष्यों में सीधे संपर्क, दूषित भोजन या पानी के सेवन, बूंदों के सांस लेने या संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। उदाहरण रेबीज, एंथ्रेक्स, इबोला वायरस, साल्मोनेला, लाइम रोग और एवियन इन्फ्लुएंजा है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी के कारण यह रोग हो सकता है। इसका लक्षण बुखार, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, श्वसन संबंधी लक्षण शामिल हैं। हाल ही में किस मंत्री ने 11 अप्रैल को पेरिस, फ्रांस में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन और सीईओ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 अप्रैल को पेरिस, फ्रांस में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन और सीईओ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया है। भारत पेरिस, फ्रांस के दूतावास ने भारतीय उद्योग परिसंघ, मोविमेंटेस एंटरप्रेस डी फ्रांस और इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से भारत फ्रांस बिजनेस समिट का आयोजन किया। फ्रांस के साथ द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में 10.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है और इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है। दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है। व्यापार शिखर सम्मेलन में करीब 16 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लगभग 1000 फ्रांसीसी कंपनियां भारत में मौजूद है, जबकि 100 से अधिक भारतीय व्यवसाय ने फ्रांस में उपस्थिति स्थापित की है। फ्रांस पहला देश है जिसके साथ भारत ने 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद सामरिक वार्ता शुरू की थी। दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चा के महत्व को स्वीकार किया है। 2005 में फ्रांस की मदद से भारत ने 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। फ्रांस और भारत सरकार के बीच 36 राफेल विमानों के बीच समझौता हुआ है। वहां के राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। राजधानी पेरिस से मुद्रा यूरो है। भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम के कोच और कप्तान कौन बने हैं? तो कप्तान सुषमा पटेल बनी है मध्य प्रदेश की, और कोच जो है कृतिका चारवे मध्य प्रदेश की बनी है। एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए एग्री सब्सिडी हासिल करने वाला देश का पहला स्टार्टअप कौन बना है? तो गरुण एरोस्पेस एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए एग्री सब्सिडी हासिल करने वाला पहला देश का स्टार्टअप बना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह रहा आपके लिए 14-15-2023 का, अप्रैल 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।